नमस्कार, केडी क्लासेस की भारतीय इतिहास की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल दुबे और हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत की। और पिछली क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल को समझा था। हमने देखा था कि साक्ष्यों के आधार पर जो इतिहास है उसका विभाजन 3 भागों में किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हमने जहाँ देखा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में कि जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास की जानकारी मिलती है, तो ऐसा कालखंड प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और जो पाषाण काल है वो इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब हम शुरू करेंगे पाषाण काल। तो जो आज का हमारा चैप्टर है पाषाण काल, उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारा पाषाण काल है, यानी कि इसे ही कहा जाता है स्टोन एज। अब सबसे पहले इसकी टाइमलाइन जान लेते हैं कि पाषाण यानी कि स्टोन एज कब से कब तक रहा। तो इसका जो समय काल माना जाता है वो 5 लाख से लेकर अगर हम देखें तो 6000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 6000 वर्ष पूर्व तक जो काल है वो कौन सा है? पाषाण काल। और हमने यहाँ पर बोला था आपसे पिछले कुछ क्लासेस में कि जो पाषाण काल है या स्टोन एज है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मनुष्य का जो है पत्थरों से गहरा संबंध देखने को मिलता है। और मनुष्य जो है पत्थरों के आवास बनाकर रहता है, पत्थरों के हथियार बनाता है, पत्थरों के बर्तन बनाता है, खिलौने बनाता है, उन पर चित्रकारी करता है, महीन नक्काशी करता है। तो ये जो कालखंड है, इस दौरान मनुष्य का जो गहरा संबंध रहा है वो किससे रहा है? पाषाण काल में मनुष्य का गहरा संबंध पत्थरों से रहा है। अब पाषाण काल को भी 3 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से यहाँ पर मैं देखता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा पहला भाग है उसका नाम है पुरा पाषाण काल। तो जो हमारा पहला भाग है उसका नाम क्या है? पुरा पाषाण काल। दूसरा जो है उसे बोला जाता है मध्य पाषाण काल। दूसरे भाग को बोलते हैं मध्य पाषाण काल। और जो हमारा तीसरा भाग है इसे बोला जाता है नव पाषाण काल। ठीक है। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर हम यहाँ पर पुरा पाषाण काल की बात करें तो इसे बोला जाता है पैलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज इसे कहा गया है। इसे कहा गया है मीजोलिथिक एज या मेसोलिथिक एज भी बोलते हैं, ठीक है। और बाद में जो है नव पाषाण काल, इसे बोला गया है नियोलिथिक एज, ठीक है। तो इंग्लिश में भी हमने इनके नाम देख लिए। तो सबसे पहले पुरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज बोला जाता है, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक बोला जाता है, नव पाषाण काल को नियोलिथिक बोला जाता है। अब तीनों की टाइमलाइन जान लेते हैं। तो ये रहेगा 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक, ठीक। तो 5 लाख से कितना है? 10,000। ये 10,000 से लेकर यहाँ पर रहेगा 8,000 वर्ष पूर्व तक। और नव पाषाण काल जो है वो 8,000 से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक ही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पुरा पाषाण काल है वो 5 लाख से शुरू होता है और 10,000 वर्ष पूर्व तक चलता है। अब टाइमलाइन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में इसका जो टाइमलाइन है वो अलग अलग दिया गया है। लेकिन जो मानक किताब में दिया गया है वो कितना है? 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है टाइमलाइन को कि सर यहाँ पर टाइमलाइन ये देखने को मिल रहा है, कहीं पर टाइमलाइन कुछ और देखने को मिल रहा है। तो जो मानक किताब है स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से अगर हम जाएँ तो कितना मिलता है? 5 लाख से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। तो जो पुरा पाषाण काल है ये अपने आप में इतिहास का एक बहुत बड़ा कालखंड है।
क्योंकि ये लगभग 4.5 लाख वर्ष अपने आप में लेके रखा है। और 4.5 लाख वर्ष तक अगर हम देखें, सॉरी 4.5 लाख बोल दिया मैंने, कितना, 4,90,000 वर्ष तक जो कालखंड है वो कौन सा है, पूरा पाषाण काल। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मात्र 2000 वर्ष तक कौन सा है, मध्य पाषाण काल। 2000 वर्ष तक कौन सा है, नव पाषाण काल। अब इन तीनों को हम एक एक करके उठाएंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करें तो पुरा पाषाण काल जो है इसे भी कितने भागों में बांटा गया है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है, तो इस समय अगर हम देखें तो 2 कारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों या हथियारों के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। तो मनुष्य, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो शुरुआत में मनुष्य जो होगा वो किसका इस्तेमाल करेगा, चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, बिदारणी का इस्तेमाल करेगा। आगे चल के खुरचनी, बेधनी, तक्षणी और आगे चलेंगे तो ब्लेड नामक उपकरण बनाएगा। तो मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों के स्वरूप में क्या आता है, परिवर्तन आता है। साथ ही साथ यहाँ पर ही हम देखें तो जलवायु में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। इस समय अगर हम देखें तो आइस एज यानी कि हिमयुग चल रहा होता है शुरुआत में, और जब नव पाषाण काल आता है तो हिमयुग की समाप्ति हो जाती है और यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसलिए नव पाषाण काल को एक क्रांति के रूप में देखा जाता है। तो अगर हम देखें, मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों के स्वरूप में परिवर्तन आ गया और जलवायु में परिवर्तन आ गया, और इसी आधार पर इसे 3 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पुरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, यानी पैलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। अब पैलियोलिथिक एज यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने भागों में उसे बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तो अब कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर हम पहला भाग देखें तो पहला भाग जो है उसे बोला जाता है निम्न पुरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा आ जाएगा आपका मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा आ जाएगा उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये हो गया निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब तीनों का टाइम लाइन देख लेते हैं। तो ये आएगा 5 लाख से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व तक। ये आएगा 50,000 से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक, और ये आएगा 40,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें हमने शुरू कहाँ से किया, 5 लाख से, और ख़त्म कहाँ किया, 10,000, और इस आधार पर हमने जो टाइम लाइन बनाई वो कितनी है, 5 लाख से लेके 10,000। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से लिखूँ तो 5 लाख से लेके कितना है, 10,000 वर्ष पूर्व तक जो है वो कौन सा काल माना गया, पूरा पाषाण काल माना गया है, यानी पैलियोलिथिक एज माना गया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं, इसका नाम हमने क्या रखा है, पुरा पाषाण काल। तो इसे हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं, एक होता है पुरा और दूसरा क्या होता है, पाषाण। अब ये जो शब्द है ये यूनानी भाषा के शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब यूनानी भाषा में 2 शब्द कौन कौन से हैं, तो एक है पैलियोस। कौन सा है, एक है पैलियोस। पैलियोस की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से स्पेलिंग आएगी। पैलियोस का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरे का शब्द जो है वो कौन सा है, अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा लिथोस। क्या आ जाएगा, लिथोस।
तो पैलियोस धन लिथोस, और लिथोस का मतलब होता है पाषाण। तो प्राचीन पाषाण यानी पुरा पाषाण काल। तो चाहे पुरा पाषाण काल बोले चाहे प्राचीन पाषाण काल बोले, तो इस तरीके से कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? पैलियोस और लिथोस से मिलकर बना है। तो हमने ये किसके बारे में समझा? अभी पुरा पाषाण काल के बारे में समझा। अभी हम पुरा पाषाण काल को कितने भागों में बांट लिए? 3 भागों में बांट लिए। एक है निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये हो गया निम्न और ये हो गया उच्च, और ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं पुरा पाषाण काल के अंतर्गत। तो जो हमने टाइमलाइन समझी उसको जल्दी से देख लेते हैं कि जो हमारा पाषाण काल है इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 6000 वर्ष पूर्व तक है। अब इसे कितने भागों में बांटा गया है? स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। 5 लाख से लेके 10,000, 10,000 से लेके 8,000, 8,000 से लेके 6,000 वर्ष पूर्व तक। अब पुरा पाषाण काल, तो पुरा पाषाण काल जो शब्द है ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, पैलियोस और लिथोस। पैलियोस का मतलब होता है प्राचीन और लिथोस का मतलब होता है पाषाण। इस आधार पर इसे क्या बोला गया? पुरा पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। किस आधार पर? मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों के स्वरूपों में परिवर्तन के आधार पर और इस समय जलवायु में हुए परिवर्तन के आधार पर जो पुरा पाषाण काल है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। 5 लाख से लेके 50,000, 50,000 से लेके 40,000, 40,000 से लेके 10,000। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पूरी टाइमलाइन है ये हमारी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम निम्न पुरा पाषाण काल का अध्ययन करेंगे, उसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल का अध्ययन करेंगे और उच्च पुरा पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा? निम्न पुरा पाषाण काल, 5 लाख से लेके 50,000 वर्ष पूर्व तक। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारी हेडिंग है निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, अब निम्न पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड इसका कितना है? 5 लाख से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व तक, यानी ये अपने आप में लगभग 4.5 लाख वर्ष का इतिहास लेके रखा है। ठीक है, यानी एक बहुत ही लंबा कालखंड है। अब इस समय अगर हम देखें तो जो मानव था वो मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। क्या था? आखेटक था और खाद्य संग्राहक था, यानी वो भोजन का उत्पादन नहीं करता था बल्कि उसे स्टोर करके रखता था। जैसे फल वगैरह तोड़ लिए या कोई भी जानवर को मारा तो उसका मांस जो था वो उसने खा लिया या उसे स्टोर करके रख लिया, तो वो क्या था? खाद्य संग्राहक था। यहाँ पर अगर हम देखें तो मनुष्य को अभी कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। तो वो किसे नहीं जानता था? ना तो वो कृषि करना जानता था, ना ही वो पशुपालन जानता था। तो उसे कृषि और पशुपालन का कोई भी ज्ञान नहीं था। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो आग की खोज हो चुकी है, लेकिन वह अग्नि के उपयोग या प्रयोग से कैसा था? अनभिज्ञ था, यानी अभी उसे आग का प्रयोग भी पता नहीं था। तो इस तरीके से पॉइंट के माध्यम से हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बोला कि मनुष्य जो था वो आखेटक और खाद्य संग्राहक था, कृषि और पशुपालन का उसे ज्ञान नहीं था, अग्नि के प्रयोग से वो क्या था? अनभिज्ञ था।
अब इस काल के दौरान अगर हम देखें तो कहीं पर भी मानव शरीर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो कहीं पर भी मानव शरीर के, यानी जो मनुष्यों के शरीर हैं, मतलब उनके कहीं पर भी कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। केवल इनके द्वारा उपयोग या इस्तेमाल किए गए औजारों या उपकरण ही हमें क्या प्राप्त हुए। तो कहीं पर भी मानव शरीर के अवशेष नहीं मिले, केवल हमें उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए उपकरण ही क्या हुए, साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य का जीवन था वो केवल किस पर निर्भर था, शिकार पर निर्भर था। तो जीवन पूर्णतः शिकार पर निर्भर था। तो यहाँ पर हमने किसकी बात कर ली, जीवन की, कि उसका जो जीवन था वो केवल किस पर निर्भर था, शिकार पर निर्भर था। तो ये पॉइंट जो हैं ये आपको याद रखने, निम्न पुरापाषाण काल की हम बात कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमने देखा कि उसका जो जीवन था वो पूर्णतः किस पर निर्भर था, शिकार पर। और एक और पॉइंट, वह बड़े पशुओं का शिकार करता था। तो वह किसका शिकार करता था, बड़े जो पशु होते थे उनका क्या करता था, शिकार करता था। तो ये इस तरीके से आपको इसको समझना है कि हमने देखा कि मनुष्य जो था आखेटक खाद्य संग्राहक था, वह कृषि और पशुपालन का उसे कोई भी नॉलेज नहीं था, इनसे वो परिचित नहीं था। अग्नि की खोज हो चुकी थी लेकिन अग्नि के प्रयोग से, उसके उपयोग से वो कैसा था, अनभिज्ञ था। मानव शरीर के कहीं पर भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं और उसके द्वारा जो उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण थे केवल वही हमें साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए। उसका जो जीवन था वो पूर्णतः शिकार पर निर्भर था और वह बड़े पशुओं का शिकार करता था। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो मनुष्य, इस प्रकार का जो मनुष्य है, तो संभवतः अगर हम देखें तो संभवतः इस समय के या इस समय का जो मानव है वो कौन सी जाति का कहलाता है, वो कहलाता है नीग्रेटो। तो वो कौन सी जाति का था, वो नीग्रेटो जाति का था। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो पुरापाषाण काल के दौरान मानव था वो किस जाति का माना गया है, तो वो नीग्रेटो जाति का माना गया है। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ लिखी कि मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण हमें प्राप्त हुए साक्ष्य के आधार पर। अब ये जो उपकरण है, कौन सा काल चल रहा है, पाषाण काल, तो किसके बनेंगे, पत्थर के। तो प्रश्न ये आता है कि उसने जो उपकरण बनाए वो कौन से पत्थर के बनाए, तो क्वार्टजाइट पत्थर। कौन सा पत्थर है, क्वार्टजाइट पत्थर। तो वह क्वार्टजाइट पत्थर के क्या बनाता था, उपकरण बनाता था। कौन से पत्थर के, क्वार्टजाइट पत्थर के क्या बनाए उसने, उपकरण। और इन्हीं उपकरणों के आधार पर इसे हमने दो शाखाओं में क्या किया है, विभाजित किया है। तो कितनी शाखाओं में हमने इसे विभाजित कर दिया है, दो शाखाओं में। अब ये दो शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो पहली जो संस्कृति कहलाती है वो कहलाती है चॉपिंग संस्कृति। तो पहली क्या कहलाती है, चॉपिंग संस्कृति। दूसरी कहलाती है हैंड एक्स संस्कृति। तो दूसरी जो हमारी संस्कृति है उसका नाम है हैंड एक्स संस्कृति। अब इन दोनों को हम एक एक करके उठाएंगे और इन दोनों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर समझ लीजिए कि जो निम्न पुरापाषाण काल है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे पूर्व पुरापाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व तक है। यानी ये अपने आप में लगभग 4.5 लाख वर्ष लिए हुए इतिहास का एक बहुत ही बड़ा कालखंड है। इस समय जो मानव था वो आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, कृषि और पशुपालन का उसे ज्ञान नहीं था। आग की खोज हो चुकी थी लेकिन वो आग के प्रयोग से, इस्तेमाल से अनभिज्ञ था।
और कहीं पर भी इस काल के दौरान मानव शरीर के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए, केवल उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण ही हमें प्राप्त हुए हैं। और इस आधार पर हमने बोला कि जो मनुष्य था उसका जीवन शिकार पर पूर्ण रूप से निर्भर था और वह बड़े पशुओं का क्या करता था, शिकार करता था। तो संभवतः इस समय का जो मानव था वो नीग्रेटो जाति का था। अब उसने जो औजार बनाए उसमें क्वार्टजाइट पत्थर का उसने क्या किया, इस्तेमाल किया है। तो उपकरण बनाने में उसने क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल किया और इन्हीं उपकरणों के आधार पर जो हमारा निम्न पुरापाषाण काल है उसे हमने दो शाखाओं में विभाजित कर दिया है। चॉपर चॉपिंग संस्कृति, ये जो संस्कृति है ये आपको इसके जो साक्ष्य मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, उत्तर भारत। अधिकतम साक्ष्य जो मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, उत्तर भारत, इसलिए इसे उत्तर भारत की संस्कृति बोला गया है। और जो हैंडेक्स कल्चर था, ये हैंडेक्स कल्चर के जो साक्ष्य मिलते हैं ये साउदर्न इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में मिलते हैं, इसलिए इसे दक्षिण भारत की संस्कृति माना गया है। यानी ये वाला जो कल्चर था नॉर्दर्न इंडिया में था, उत्तर भारत में था। हैंडेक्स संस्कृति वाला जो कल्चर था, हैंडेक्स संस्कृति थी, वो कहाँ पर थी, दक्षिण भारत में थी। तो अब जानते हैं कि चॉपर चॉपिंग संस्कृति क्या थी और हैंडेक्स संस्कृति क्या थी। उत्तर भारत में किन किन स्थानों से इसके प्रमाण मिले, दक्षिण भारत में किन किन स्थानों से इसके प्रमाण मिले। ठीक है, तो पहला था चॉपर चॉपिंग संस्कृति। तो अगर हम चॉपर चॉपिंग कल्चर की बात करें या चॉपर चॉपिंग संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर जो उपकरण आने वाले हैं वो उपकरण कौन से होंगे, एक होगा आपका चॉपर और दूसरा कौन सा होगा, चॉपिंग। अब इन दो औजारों का मनुष्य ने इस्तेमाल किया और इस आधार पर हमने इसे कौन सा नाम दे दिया, चॉपर चॉपिंग संस्कृति। अब दूसरी तरफ कौन सी संस्कृति आएगी, हैंडेक्स, उस तरफ ये किसका इस्तेमाल करेगा, हैंडेक्स का। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो दूसरी जो कल्चर है वो कौन सी है, हैंडेक्स संस्कृति है। तो हैंडेक्स संस्कृति की बात करें तो इस समय वो किसका इस्तेमाल करेगा, उसके द्वारा जो उपकरण इस्तेमाल किए जाएंगे हैंडेक्स, और हैंडेक्स के साथ आ जाएगा बिदारणी, और बिदारणी को बोला जाता है क्लीवर। ठीक है, तो हैंडेक्स ही कहलाएगा, पत्थर की कुल्हाड़ी हो गई। बिदारणी को क्या बोला जाता है, क्लीवर बोला जाता है। इसे चॉपर ही बोलते हैं और इसे चॉपिंग ही बोलते हैं। अब ये चॉपर और चॉपिंग होते क्या थे, इनको समझते हैं। तो हमने बोला कि इनका जो निर्माण होता था वो क्वार्टजाइट पत्थर से होता था। अब ये कैसे होता था, तो यहाँ पर देखते हैं नदी, ठीक है। अब ये नदी है और नदी में क्या होते हैं, पत्थर होते हैं। अब नदी में मान लेते हैं ये इस तरीके से नुकीला पत्थर है। अब ये जब नुकीला पत्थर नदी में बह के आएगा तो ये किससे टकराएगा, नदी के किनारों से टकराएगा। साथ ही साथ जब ये पानी में बहते हुए आगे आएगा तो यहाँ पर पानी के बहाव में उसमें रगड़ लगेगी। साथ ही साथ यहाँ पर नदी में बहुत सारी क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं, और वो रगड़ खा खा के कैसा हो जाएगा, चिकना और सपाट हो जाएगा और गोल हो जाएगा। तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, चिकना, सपाट और गोल हो जाएगा। और इस प्रकार का जो पत्थर है उसे बोला जाता है पेबल। क्या बोला जाता है, पेबल बोला जाता है। और इसी आधार पर इसी पेबल के ये लोग क्या बनाएंगे, ये उपकरण बनाएंगे, और इसी आधार पर इसे एक और नाम दे दिया गया पेबल संस्कृति। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बाद में मैं लिख दूंगा इसे क्या बोला गया, पेबल संस्कृति। अब ये जो हमारे पास बड़ा पत्थर आ गया पेबल, अब इसे अगर हम कहाँ फेंकें, ज़मीन पर फेंकें, और ज़मीन पर जब हम इसे फेंकेंगे, इस पत्थर को जोर से तोड़ेंगे तो
तोड़ने पर क्या होगा, इसके जो किनारे होंगे वो टूट जाएंगे। ये किनारा निकल जाएगा, यहाँ पर ये किनारा निकल जाएगा, यहाँ पर ये किनारा निकल जाएगा, यहाँ पर ये किनारा निकल जाएगा। अब ये जो बीच का बड़ा पत्थर बचा, इस बीच के बड़े पत्थर से ये लोग क्या बनाते थे, औजार। और इस बीच के बड़े पत्थर को क्या कहा जाता है, कोर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बीच का बड़ा पत्थर क्या कहलाएगा, कोर। अब इसके जो किनारे जो टूट गए हैं, अगर हम यहाँ पर देखें ये किनारे टूट गए हैं, ये किनारे कहलाएंगे कोर, सॉरी फलक। तो ये कहलाएंगे फलक। ये बीच वाला पत्थर जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोर कहलाएगा। और इसी कोर के क्या बनाएंगे, हम हथियार बनाएंगे। तो पहले था पेबल, पेबल को तोड़ने पर बीच वाला जो हिस्सा बचा वो क्या कहलाया, कोर। जो उसके किनारे निकल गए ये क्या कहलाते हैं, फलक। आगे जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी यहाँ पर देखेंगे कौन सा, मध्य पुरा पाषाण काल, तब उसमें जो संस्कृति आएगी वो कौन सी आएगी, फलक संस्कृति। फिर कोर को छोड़कर किसके औजार बनाए जाने लगेंगे, जानवर छोटे हो जाएंगे तो फलकों का इस्तेमाल किया जाएगा हथियार बनाने, और वो संस्कृति क्या कहलाएगी, फलक संस्कृति, मध्य पुरा पाषाण काल में। तो अभी आपको याद रखना है क्योंकि ये काम की चीज़ है। तो सबसे पहले मैं बोला कि नदी में एक नुकीला पत्थर जो है वो बहते हुए आ रहा है, वो नदी के किनारों से टकरा रहा है, पानी के बहाव में रगड़ खा रहा है, और नदी में उपस्थित चट्टानों से टकरा के कैसा हो जाता है, चिकना, सपाट और गोल हो जाता है। इस प्रकार का पत्थर क्या कहलाएगा, पेबल। इसे तोड़ेंगे तो इसके किनारे जो अलग हो जाएंगे, बीच का जो बड़ा पत्थर होगा वो कोर कहलाएगा, जो किनारे हैं वो क्या कहलाएंगे, फलक। और इन्हीं पत्थरों से, इन्हीं से क्या बनाए जाते थे, चॉपर और चॉपिंग बनाए जाते थे। अब यहाँ पर हमने देखा ये कोर है, ठीक है। तो कोर का ही ऊपर वाला हमने क्या निकाल दिया, एक फलक निकाल दिया। तो कोर का जो हमने ऊपर वाला फलक निकाल दिया, और ऊपर वाले फलक को हमने निकाल कर यहाँ पर हमने इस तरीके से ये जो हमारा पत्थर बचा कि ये कोर हो गया, ऊपर वाला हमने ये क्या निकाल दिया, फलक निकाल दिया, और यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से क्या बना दी, धार बना दी, और यहाँ कुछ पकड़ने के लिए स्थान रख लिया, ठीक है। तो ये जो इस तरीके का हथियार होता था ये क्या कहलाता था, चॉपर कहलाता था। एक फलक को निकाल दिया और उस फलक में हमने क्या बना दी, धार बना दी, तो इस तरीके का हथियार क्या कहलाएगा, चॉपर कहलाएगा। यहाँ पर फिर से बना देता हूँ, एक फलक निकाल दिया और एक फलक में यहाँ पर हमने क्या बना दी, धार बना दी, और नीचे हमने पकड़ने के लिए जगह भी रख ली। तो इस तरीके से जो हथियार बनता था वो क्या कहलाता था, चॉपर। अब दूसरा कौन सा है, चॉपिंग। तो ये ऊपर के दोनों फलकों को इसमें निकाल दिया जाता था, ऊपर नीचे के जो दोनों फलक होते थे इन दोनों को निकाल दिया जाता था। ये एक धारी था, इसमें कैसी धार होती थी, एक तरफ धार होती थी। लेकिन जो चॉपिंग होता था इसमें ऊपर के दोनों फलक को निकालकर दोनों तरफ क्या बनाई जाती थी, धार। तो अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर भी हमने क्या निकाल दी, फलक, और यहाँ पर भी हमने फलक निकाल दी। इस तरीके से मिला लेते हैं, दो लाइन बना के। यहाँ पर भी हमने फलक निकाल दी, और यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, धार बनाएंगे, और नीचे भी हम क्या बनाएंगे, धार बनाएंगे। कुछ जगह यहाँ पकड़ने के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो चॉपिंग वाला उपकरण है ये कैसा होगा, द्विधारी होगा। तो इस तरफ से अगर हम देखें तो ऐसा उपकरण जिसमें दोनों तरफ क्या होती थी, धार, यानी कि जो द्विधारी होता था वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा चॉपिंग, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये कैसा होता था, ये द्विधारी होता था। कैसा होता था, द्विधारी। तो चॉपर जो होता था एक फलक को निकाल के उस हिस्से को क्या किया जाता था, नुकीला बनाया जाता था। चॉपिंग जो होता था ऊपर और नीचे दोनों फलकों को निकालकर दोनों तरफ क्या बनाई जाती थी, धार बनाई जाती थी, ठीक है। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल जो होता था जानवरों को मारने के लिए होता था, उनकी खाल निकालने के लिए होता था। तो चॉपर और चॉपिंग नामक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, चॉपर, चॉपिंग संस्कृति। और पेबल और इसे कोर संस्कृति भी कहा गया है,
क्योंकि ये बनते किसके थे, क्वार्टराइज पत्थर जो होता था उस पेबल और कोर के बनते थे, तो इसे पेबल और कोर संस्कृति भी कहा गया। अब इनके प्रमाण कहाँ से मिले ये हमें जानना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में पाकिस्तान और पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी, उस समय कश्मीर में आती थी, अभी कहाँ पर आती, पाकिस्तान, और सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम इसके उपकरण जो हैं वो प्राप्त हुए। तो ये आपको याद रखना है। तो सोहन नदी घाटी में इसके सर्वप्रथम उपकरण जो हुए वो क्या हुए, प्राप्त हुए। अब जो सोहन नदी है, ये सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी, तो आप समझ गए सिंधु कहाँ बहती है, ऊपर यानी कश्मीर में। तो ये उस समय कश्मीर में आता था और वर्तमान में जो है ये किस में आता है, पाकिस्तान में आता है। तो पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम चॉपिंग संस्कृति के क्या मिले, उपकरण मिले, और इनकी जो खोज थी वो किसने करी है, D.N. बार्डिया ने। तो इनकी जो खोज है वो किसने करी है, D.N. बार्डिया ने, और ये कब करी है, 1928 में करी है। तो ये कब करी है, 1928 में। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसके अलावा 1935, हमने प्रागैतिहासिक काल वाली जो आपकी क्लास थी उसमें ये बताया था, 1935 में डी टेरा, और डी टेरा के साथ कौन थे, पीटरसन, और इन दोनों के नेतृत्व में कौन सा अभियान था, एल कैम्ब्रिज अभियान था। और एल कैम्ब्रिज अभियान दल द्वारा अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ही आता है पोतबार का पठार। कौन सा पठार, पोतबार का पठार। और पोतबार के पठार में भी किसकी खोज की गई थी, तो जो निम्नपुरा पाषाण में चॉपिंग संस्कृति उसके उपकरणों को खोजा गया। अभी कुछ और महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो अब इसकी हमें आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने बोला कि कहाँ मिले, पहले सर्वप्रथम इसके उपकरण कहाँ मिले, पाकिस्तान सोहन नदी घाटी, सिंधु की सहायक नदी, और D.N. बार्डिया ने इसकी खोज 1928 में करी। 1935 में डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान द्वारा पाकिस्तान के पोतबार के पठार में अगर हम देखें तो चॉपिंग संस्कृति के क्या मिले, उपकरण मिले। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के भीमबेटका, कौन सा स्थान है, भीमबेटका, सुना होगा, भोपाल के पास ही रायसेन पड़ता है, और वहीं पर कौन सा है, भीमबेटका की गुफाएं, वहाँ पर भी चॉपिंग संस्कृति के क्या मिले, उपकरण मिले। अब इसके बाद यूपी चले जाते हैं, और यूपी में आ जाएगा आपका इलाहाबाद, और इलाहाबाद में आ जाएगा बेलन नदी घाटी, और बेलन नदी घाटी में चॉपिंग संस्कृति के उपकरण खोजे गए। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नागौर में, नागौर जिले के नेवासा में, सॉरी नागौर लिख दिया, महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला है, महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला, और अहमदनगर जिला में कौन सा स्थान है, नेवासा। ये आपको याद रखना है, आगे काम में आएगा। तो नेवासा में क्या मिले प्रमाण, राजस्थान के नागौर जिले में 2 स्थान हैं, एक है CR या R16, अगर हम देखें तो एक मिनट कौन सा था, 16R बोल रहा हूँ मैं, 16R, और दूसरा है सिंगी तालाब। कौन सा तालाब, सिंगी तालाब। तो यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण स्थान है ये आपको याद रखने। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि इसके जो प्रमाण है वो कहाँ पर मिले, तो पाकिस्तान सोहन नदी घाटी, ये नाम भी याद रखना है आपको, D.N. बार्डिया, और 1928 में इनकी खोज की गई। तो ये प्रमाण जो हैं
कि प्रमाण या इसके उपकरण कहाँ कहाँ मिले, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि सोहन नदी घाटी में डीएन बार्डिया के द्वारा 1928 में इनकी खोज की गई। फिर डी टेरा और पीटरसन ने पोतवार के पठार में, मध्य प्रदेश रायसेन जिले में भीमबेटका, यूपी इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी, महाराष्ट्र अहमदनगर जिले में निवासा और राजस्थान नागौर जिले में 16R और सिंगी तालाब में इनके उपकरण जो है प्राप्त हुए। अब यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा कल्चर है वो कौन सा है, हैंडेक्स संस्कृति। तो अब यहाँ पर हम हैंडेक्स संस्कृति की शुरुआत करते हैं। तो हैंडेक्स संस्कृति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो तरीके के उपकरण मिले। एक कौन सा था, हैंडेक्स, बना के देखते हैं। कुछ इस तरीके का औजार होता था, वो क्या कहलाता था, हैंडेक्स कहलाता था। और बिदारणी की अगर हम बात करें तो बिदारणी जो होता था, बिदारणी वो इस तरीके से, इसमें दो धार होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसमें धार होती थी, तो दोनों किनारों पर जो धार बनाई जाती थी वो कहलाता था बिदारणी यानी क्लीवर। और कुछ इस तरीके से जो होता था वो क्या कहलाता था, हैंडेक्स कहलाता था। तो हैंडेक्स और बिदारणी इन उपकरणों का इस्तेमाल किया हो गया और इस आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, हैंडेक्स संस्कृति। हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसको समझते हैं, तो ये भी क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए जाते थे। ये इनके प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, तो इनके जो प्रमाण हैं सबसे पहले हमने देखा था 1863 तमिलनाडु, चेन्नई या मद्रास प्रांत के जो पल्लवरम नामक स्थान पर कौन थे, रॉबर्ट ब्रूसफूट। इनको आपको याद रखें, रॉबर्ट ब्रूसफूट ने मद्रास प्रांत के पल्लवरम में पहली हैंडेक्स खोजी थी। तो इनने कौन सी, पहली बार किसकी खोज करी, हैंडेक्स की खोज की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि ये पूछा जाता है कि पहली हैंडेक्स किसने खोजी, तो रॉबर्ट ब्रूसफूट ने खोजी है मद्रास प्रांत के पल्लवरम। और ये भूवैज्ञानिक थे और उस समय जो जियोलॉजिकल सर्वेक्षण किया जा रहा था उसके ये प्रमुख थे। फिर 1884 में कौन थे, विलियम किंग। और विलियम किंग के द्वारा अगर हम यहाँ पर देखें तो विलियम किंग ने अतिरमपक्कम, कौन सा स्थान है, अतिरमपक्कन में इन्होंने किसकी खोज करी थी, हैंडेक्स की खोज की, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है। इसमें रॉबर्ट ब्रूसफूट का जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया, 2-3 बार आ भी चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के हुंसगी नामक स्थान पर या हुंसगी नामक गांव पर भी हैंडेक्स संस्कृति के जो है वो हमें क्या मिले, उपकरण प्राप्त हुए। तो ये जो है अब ये स्पष्ट हो रहा है कि ये कहाँ पर है स्थान, ये दक्षिण भारत में है। ये जो स्थान है ये कहाँ पर है, उत्तर भारत में है, इसलिए इसे उत्तर भारत की संस्कृति बोला गया, इसे दक्षिण भारत की संस्कृति बोला गया। अब एक और यहाँ पर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चौतरा, चिंतरा लिख दिया मैंने, कौन सा है, चौतरा। तो चौतरा नामक जो स्थान है यहाँ पर अगर हम देखें तो चॉपिंग संस्कृति और साथ ही साथ हैंडेक्स संस्कृति दोनों के उपकरण प्राप्त हुए। और ये महत्वपूर्ण है, ये आपको अंडरलाइन करके लिख लेना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो चौतरा नामक स्थान पर अगर हम देखें तो चॉपिंग संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति यानी दोनों ही संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति का मिलन स्थल कहा गया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने बात करी अभी, वो हमने किसकी बात कर ली? निम्न पुरा पाषाण काल की। आगे चल के हम किसकी बात करेंगे? मध्य पुरा पाषाण काल की। तो सबसे पहले इसका हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि मध्य पुरा पाषाण काल पढ़ने में आसानी हो। तो निम्न पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व तक है। इस समय हम देखें तो इसे पूर्व पुरा पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। मानव आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था, आग की खोज हो चुकी थी लेकिन वह आग के उपयोग से अनभिज्ञ था। उसका जीवन पूर्णतः से शिकार पर निर्भर था। वह बड़े पशुओं का शिकार किया करता था। संभवतः इस समय का जो मनुष्य था वो नीग्रेटो जाति का था। अब उसने जो उपकरण बनाए हैं वो क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए और उपकरणों के आधार पर इसे हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक है चॉपर चॉपिंग संस्कृति और दूसरा है हैंडेक्स संस्कृति। तो चॉपर चॉपिंग संस्कृति में हम अगर देखें तो पैबुल में कोर और कोर से जो हथियार बनाए गए वो चॉपर और चॉपिंग। चॉपर में अगर हम देखें तो केवल एक ही फलक को निकाल कर उसमें धार बनाई जाती थी, तो वो बड़े आकार का होता था, एक धारी होता था। चॉपिंग में ऊपर और नीचे दोनों फलकों को निकालकर दोनों तरफ धार बनाई जाती थी, यानी वो द्विधारी होता था। तो चॉपर और चॉपिंग इस तरीके से बनाए जाते थे। अब इनका जो पहला प्रमाण है वो सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में मिला 1928 में। डीएन वाडिया के द्वारा इसकी खोज की गई है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 1935 में जो डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में अभियान दल था एल कैम्ब्रिज के जो सदस्य थे, उन्होंने पोतवार के पठार में चॉपर चॉपिंग संस्कृति के उपकरणों को खोजा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश रायसेन जिला भीमबेटिका में इस संस्कृति के उपकरण मिले हैं। यूपी इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नेवासा में और राजस्थान के नागौर जिले के सीआर और सिंगी तालाब में इसके उपकरण मिले हैं। अब दूसरा जो कल्चर था हैंडेक्स, इसमें कौन कौन से उपकरण होते हैं? हैंडेक्स और बिदारणी। ठीक है, हैंडेक्स इस प्रकार का, बिदारणी में एक ही तरफ 2 तरीके से धार बनाई जाती थी दोनों किनारों पर। इसके जो प्रमाण है 1863 में भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा मद्रास प्रांत के पल्लवरम नामक स्थान पर पहली हैंडेक्स की खोज की गई। 1884 में विलियम किंग के द्वारा अतिरम पक्कन में दूसरी हैंडेक्स की खोज की गई। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में होसंगी नामक गांव में भी या हुंसगी नामक स्थान पर भी हैंडेक्स संस्कृति के जो प्रमाण है वो हमें प्राप्त हुए हैं। फिर चौतरा नामक जो स्थान है वहाँ पर चॉपर चॉपिंग संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति दोनों के प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति का मिलन स्थान कहा गया है। तो चलिए, ये हमारा अभी जो समाप्त हुआ है वो कौन सा समाप्त हुआ है? निम्न पुरा पाषाण काल। अब हम शुरू करेंगे मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्य पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 50,000 से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, तो 50,000 से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? मध्य पुरा पाषाण काल। अगर हम मध्य पुरा पाषाण काल की बात करें तो मात्र 10,000 वर्ष का ही ये समय अपने आप में लेके रखा है। इस समय अगर हम देखें तो अभी भी जो मानव था वो मानव कैसा था? शिकारी था, और शिकारी के साथ साथ वो अभी भी खाद्य संग्राहक था। वो क्या था? खाद्य संग्राहक। तो मानव शिकारी था और खाद्य संग्राहक था, और उसके द्वारा जो औजार बनाए गए, जो उपकरण बनाए गए, पहले अगर हम देखें कौन से में, निम्न पुरा पाषाण काल में, तो उसने जो औजार बनाए वो किसके बनाए? उसने वहाँ पर औजार बनाए थे क्वार्टजाइट पत्थर के। ठीक, यहाँ पर जो वो औजार बनाएगा वो औजार होंगे उसके फ्लिंट के, फ्लिंट होगा, फिर यहाँ पर जर्ट होगा, फिर जैस्पर होगा, चर्ट है सॉरी, फ्लिंट, चर्ट, जैस्पर। तो इन पत्थरों का क्या करेगा? इस्तेमाल, और इन पत्थरों के क्या बनाएगा? उपकरण। ठीक है, और ये जो उपकरण होंगे, अब जानवर जो हैं थोड़े छोटे हो गए हैं, और छोटे हो गए हैं तो यहाँ पर अब
कोर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, किसका इस्तेमाल किया जाएगा, फलक का, और फलकों के द्वारा हथियार या औजार बनाए जाएंगे। तो अब जब फलक का इस्तेमाल करेंगे और इस कारण इसे क्या बोला गया है, फलक संस्कृति बोला गया है। कौन सी संस्कृति बोला गया, फलक संस्कृति। अब फलक संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से औजारों का इनने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाएगा खुरचनी, खुरचनी के बाद आ जाएगा आपका बेधनी, बेधनी के बाद तक्षणी। तो इन औजारों का इन्हें इस्तेमाल किया। तो हमने बोला कि इस समय भी मनुष्य जो था वो शिकारी था, साथ ही साथ खाद्य संग्राहक था, और मनुष्य ने अब यहाँ पर जो हथियार बनाए वो किसके बनाए, फ्लिंट, चर्ट और जेस्पर के बनाए। अब फलकों का इस्तेमाल किया जाने लगा क्योंकि जानवरों का स्वरूप छोटा हो गया, इस कारण इसे फलक संस्कृति नाम दिया गया। कौन कौन से हथियार इस्तेमाल में लाए, खुरचनी, बेधनी और तक्षणी, इन हथियारों का उसने क्या किया, इस्तेमाल। अब खुरचनी को बोलते हैं स्क्रैपर, क्या बोलते हैं, स्क्रैपर। बेधनी की बात करें तो इसे बोलते हैं पॉइंट, तक्षणी की बात करें तो इसे बोलते हैं ब्यूरेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्क्रैपर, पॉइंट और ब्यूरेन। अब बेधनी अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके से होती थी, ये इस तरीके से ये ऐसे बनाते थे। इसके जो निचले हिस्से होते थे वो पतले होते जाते थे और नुकीले होते थे, इस तरीके से ये होता था। ठीक है, अब इसका जो इस्तेमाल होता था अगर हम देखें तो ये इसका जो इस्तेमाल होता था, ये ऐसे पेड़ के बीच में इसे लगा देते थे और उसे दो भागों में उसकी जो छाल होती थी उसे तोड़ने में इस्तेमाल करते थे। अगर हम ब्यूरेन की बात करें तो ये इसकी जो लंबाई होती थी वो चौड़ाई की दोगुनी होती थी। लंबाई जो है वो चौड़ाई की कैसी होती थी, दोगुनी होती थी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लंबाई चौड़ाई की कैसी होती थी, दोगुनी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता था। यहाँ पर मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक हथियार होता था, इनके पास औजार होता था जिसका नाम था ब्यूरेन। और ये पॉइंट हमने देखा तो पॉइंट में जो दोनों की तरफ नीचे की जो धार होते थे वो नुकीले होते थे और इस तरीके से दिखाई देता था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा और, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, खुरचनी। तो खुरचनी जो होती थी वो भी ऐसी होती थी, फलक से ही बनाई जाती थी और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसमें ऐसी ऐसी धार बनाई जाती। ठीक है, और अभी हम देखें वर्तमान में तो छिलनी जो होती है वो लगभग किसके समान होती है, खुरचनी की, उसमें भी धार बनी होती है। इससे ये क्या करते थे, जानवरों की खाल को छीलते थे, पेड़ों की छाल को छीलने में इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो खुरचनी, बेधनी और तक्षणी का इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया और ये सब फलक से बनते थे। और कौन कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया, फ्लिंट, चर्ट और जेस्पर का इस्तेमाल किया। अब किस किस स्थान पे इनके प्रमाण मिले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखें तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला, और अहमदनगर जिला जो है, अहमदनगर जिला में कौन सा स्थान है, नेवासा। नेवासा में इसकी बहुत आयत में या अधिकता में इसके क्या मिले, यहाँ पर उपकरण मिले हैं। तो हमने अभी देखा था नेवासा में चॉपर, चॉपिंग संस्कृति के भी उपकरण मिले हैं, लेकिन अगर हम अधिकता में उपकरण देखें तो अधिकता में जो नेवासा से हमें उपकरण मिले हैं वो कौन सी संस्कृति के मिले, फलक संस्कृति की। और फलक संस्कृति किस दौरान आई थी, मध्य पुरा पाषाण काल के दौरान आई थी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो HD संकालिया है, HD संकालिया, ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो HD संकालिया ने इसे अगर हम देखें तो प्रारूप स्थल माना है किसका, फलक संस्कृति का। क्या माना, प्रारूप स्थल माना है। साथ ही साथ यहीं पर नेवासा के पास में ही एक दूसरा स्थान है जिसका नाम है चिरकी। क्या नाम है, चिरकी। और तीसरा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अगर हम जाएं नरसिंहपुर, नर्मदा नदी घाटी। तो नर्मदा नदी घाटी के पास एक स्थान है जिसका नाम है हथनौरा।
और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर निवासा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसे किसका प्रारूप स्थल माना गया, तो फलक संस्कृति का प्रारूप स्थल माना गया है, ठीक है, या मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल माना गया है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश नर्मदा नदी घाटी नरसिंहपुर के पास कौन सा स्थान है, हथनौरा। अब अगर हम हथनौरा की बात करें तो हथनौरा क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मानव की खोपड़ी मिली, ठीक है, यहाँ पर क्या मिली, मानव कंकाल जो होता है, मानव कंकाल की क्या मिली, खोपड़ी मिली। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्राचीनतम मानव साक्ष्य या मानव कंकाल के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले हैं, हथनौरा से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, प्रश्न आ जाएगा कि मानव शरीर के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो हथनौरा से मिले हैं। तो ये हमने किसकी बात कर ली, मध्यपुरा पाषाण काल की हमने बात कर ली। जल्दी से देख लेते हैं। तो मध्यपुरा पाषाण काल की अगर हम टाइम लाइन देखें तो 50,000 से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक मनुष्य इस समय क्या था, शिकारी था, खाद्य संग्राहक था। साथ ही साथ अब उसने क्वार्टजाइट पत्थर के साथ साथ फ्लिंट, चर्ट और जैस्पर आदि पत्थरों से क्या बनाए, उपकरण बनाए, और जो उपकरण थे वो फलकों से बनाए, इसलिए से फलक संस्कृति कहा गया। साथ ही साथ जो उपकरण थे उनका नाम है खोरचनी यानी स्क्रैपर, फिर उसके बाद बेधनी यानी कि पॉइंट, तक्षणी यानी कि ब्यूरेन। और इनके जो इन उपकरणों के जो प्रमाण हैं वो हमें कहाँ पर मिले हैं, उपकरण कहाँ मिले, महाराष्ट्र के निवासा, और इसे HD संकाली यानी क्या माना है, प्रारूप स्थल चिरकी जो कि वहीं निवासा के पास में है। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर नर्मदा नदी घाटी हथनौरा, यहाँ से मानव कंकाल की खोपड़ी मिली है, यानी ये मानव अवशेष अगर हम देखें तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले, हथनौरा से। अब यहाँ पर हम किसकी शुरुआत करते हैं, तो उच्च पुरा पाषाण काल की बात करते हैं। और उच्च पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 40,000 वर्ष पूर्व से लेके 10,000 वर्ष पूर्व। तो जब हमने पाषाण काल शुरू किया था तो हमने देखा था कि उसे हमने 3 भागों में बांटा, और 3 भागों में हमने बांटा था। तो जो पहला भाग था वो हमारा कौन सा था, पुरा पाषाण काल। और पुरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा था, निम्न, मध्य और उच्च। तो ये तीसरा वाला हिस्सा जो है इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो उच्च पुरा पाषाण काल, तो उच्च पुरा पाषाण काल का सबसे पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो उच्च पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर कितना है, 10,000 वर्ष पूर्व तक ही है। अब इस समय अगर हम देखें तो जो मानव था, मानव के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि मनुष्य जो था वो फ्लिंट, चर्ट और जैस्पर पत्थर के ही क्या बना रहा था, उपकरण। तो जिन पत्थरों का इस्तेमाल किस में किया गया, मध्य पुरा पाषाण काल में किया गया, उसी पत्थर से यानी कि फ्लिंट, चर्ट और जैस्पर, ठीक है, इनके क्या बनाए गए, उपकरण बनाए गए। तो ये जो पत्थर थे इनका उपयोग किस में किया गया, मध्य पुरा पाषाण काल में भी किया गया है और उच्च पुरा पाषाण काल में भी किया गया है। अब उपकरण कौन कौन से थे, तो हमने सबसे पहले देखा था खुरचनी, खुरचनी यानी कि स्क्रैपर। फिर दूसरा था बेधनी, बेधनी की यानी पॉइंट। बेधनी के बाद हमने देखा था तक्षणी, तक्षणी यानी कि ब्यूरेन। इनके साथ यहाँ पर एक नया उपकरण आता है जिसका नाम है ब्लेड। तो ब्लेड आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं, दाढ़ी बनाने में इस्तेमाल होती है। तो ब्लेड जैसी अभी ब्लेड होती है वैसी उस समय भी इन लोगों ने ब्लेड बनाई थी। इसमें क्या होता है, इसके जो दोनों किनारे होते हैं ये इस तरीके से धारदार होते हैं। तो यहाँ पर एक नया उपकरण आया जिसका नाम क्या था, ब्लेड, और इस कारण इसे क्या बोला गया है, ब्लेड संस्कृति कहा गया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया कि जो उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक यहाँ पर फ्लिंट, चर्ट और जैस्पर पत्थर के उपकरण बनाए गए हैं। कौन कौन से उपकरण थे, खुरचनी, बेधनी, तक्षणी और ब्लेड, यानी स्क्रैपर, पॉइंट,
ब्यूरेन और ब्लेड, और ब्लेड यहाँ पर एक नया उपकरण आ गया और उस आधार पर इसे क्या बोला गया, ब्लेड संस्कृति। अब उच्च पुरा पाषाण काल की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका टाइम पीरियड हम अगर देखें तो 40,000 वर्ष पूर्व से लेके कितना आगे, 10,000 वर्ष पूर्व तक। तो जब हमने मानव विकास की श्रृंखला पढ़ी थी तब हमने देखा था कि तृतीय युग के प्लास्टोसीन काल में किसकी उत्पत्ति हुई थी, मानव की उत्पत्ति हुई, और होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति जो है आज से 30,000 वर्ष पूर्व हुई थी। तो यहाँ पर बीच में 30,000 वर्ष पूर्व मिलेगा, यानी इसमें किसकी उत्पत्ति होगी, होमो सेपियंस की। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ अभी सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल था, फिर मध्य पुरा पाषाण काल था, यहाँ तक हिमयुग चल रहा था। अब जैसे ही हम उच्च पुरा पाषाण काल में आते हैं, जलवायु में परिवर्तन होता है, तापमान में वृद्धि होती है, जिससे हिमयुग की क्या होती है, समाप्ति होती है, और यहीं पर होमो सेपियंस की भी क्या होती है, उत्पत्ति। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो महत्वपूर्ण चीज़ हैं। पहली क्या आ गई, हिम या हिमयुग की समाप्ति, जो आइस एज था उसकी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है आधुनिक मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति। तो होमो सेपियंस की उत्पत्ति अगर पूछा जाए कि किस काल में हुई है तो उच्च पुरा पाषाण काल में हुई है। ठीक है, हिमयुग की समाप्ति कब हुई है, तो उच्च पुरा पाषाण काल जैसे ही प्रारंभ होता है वैसे ही हिमयुग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब यहीं पर एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ों के प्रमाण मिले। एक तो चित्रकारी के भी प्रमाण मिले, साथ ही साथ नक्काशी के भी प्रमाण मिले। तो चित्रकारी और नक्काशी के प्रमाण मिले। अब चित्रकारी के जो प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले, तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं, किसकी गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं हैं, जिनकी खोज किसके द्वारा की गई है, बांकड़कर के द्वारा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बांकड़कर ने इनकी क्या करी है, खोज की है। कौन सी गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, कहाँ पर, मध्य प्रदेश रायसेन जिले में, भोपाल के पास जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो रायसेन जिले के भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी देखने को मिलती है। अब इन्हें गुहा चित्र भी बोलते हैं, यानी गुफा के अंदर बनाए गए चित्र। ये जो चित्र हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, और यहाँ पर अगर हम चित्रों की लंबाई देखें तो वो 1 से 2 मीटर लंबे चित्र हैं। तो कितने लंबे चित्र हैं, 1 से 2 मीटर लंबे चित्र हैं। अब 1 से 2 मीटर लंबे चित्र हैं, यानी इसमें जानवर जो हैं काफ़ी बड़े बड़े बनाए गए, और इससे हमें ये बात पता चलती है कि इस काल के दौरान जो मानव था वो कहीं ना कहीं जानवरों से भयभीत था और उनसे डरता था, इसलिए उन्होंने उनके काफ़ी बड़े बड़े चित्र बनाए गए। जैसे कौन कौन से जानवरों के चित्र मिलते हैं, हिरन के मिलते हैं, बाघ के मिलते हैं, बारहसिंगा, सूअर के चित्र मिलते हैं, और बहुत सारे लोग मिलकर किसका शिकार कर रहे हैं, हिरन का शिकार कर रहे हैं। गुफा की जो छत है यानी ऊपर की जो दीवार है वहाँ पर भी क्या बनाए गए, चित्र बनाए गए। तो वहाँ पर चित्र बनाना कैसा होता होगा, काफ़ी मुश्किल होता होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इतिहासकार बोलते हैं कि अगर उनने गुफा के दीवार पर चित्र बनाए हैं तो लोगों का ये मानना होगा कि अगर हम चित्रकारी में हिरन का शिकार करने में सफल हो जाते हैं तो हम जीवन में भी किसका शिकार कर पाएंगे, हिरन का शिकार कर पाएंगे। तो यहाँ पर चित्रों के द्वारा बड़े बड़े पशुओं के शिकार करने का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है, जानकारी मिलती है। अब ये जो चित्रकारी है उसमें मुख्यतः लाल और हरे रंग का उपयोग किया गया। तो कौन कौन से रंग का प्रयोग किया गया, लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। अब ये जो चित्रकारी है ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि चित्रकारी के या मानव द्वारा बनाई गई चित्रकारी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं से। किस काल के दौरान मिलते हैं, तो उच्च पुरा पाषाण काल के दौरान मिलते हैं। अब दूसरा यहाँ पर क्या मिलता है, नक्काशी। तो नक्काशी का जो प्रमाण है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी
और बेलन नदी घाटी के अंदर लोहदा नाला है। कौन सा नाला? लोहदा। तो लोहदा नाले में अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली। तो अस्थि निर्मित मातृ देवी की जो मूर्ति है वो किसका प्रमाण है? वो नक्काशी का प्रमाण है। अब इस समय तक मनुष्य जो था वो बुद्धिमान हो गया था, और यहाँ पर हमारे पास एक औजार है जिसका नाम है तक्षणी। तो तक्षणी का उपयोग करके ये लोग नक्काशी किया करते थे। तो तक्षणी मतलब तक्षण करने का काम, तो उसके द्वारा इन्हें किसका काम किया? नक्काशी का। और इसका जो प्रमाण है वो इलाहाबाद बेलन नदी घाटी में लोहदा नाले में मिली अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति से मिलता है। और इस मूर्ति को कौशाम्बी संग्रहालय में रखा गया है। तो ये जो मूर्ति है इसे कहाँ पर रखा गया है? कौशाम्बी संग्रहालय में रखा गया है। तो ये जो टॉपिक था उच्च पुरा पाषाण काल, और इसी के साथ हमने पुरा पाषाण काल को समझ लिया है। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि उच्च पुरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर कितना है? 10,000 वर्ष पूर्व तक है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मनुष्य जो है किसके उपकरण बनाता है? तो फ्लिंट, चर्ट, जैस्पर पत्थर के उपकरण बनाता है। खुरचनी, बेधनी, तक्षणी के साथ साथ ब्लेड नामक एक औजार आ जाता है, जिस कारण इसे ब्लेड संस्कृति कहा गया है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीज़ें, हिमयुग की समाप्ति होती है क्योंकि तापमान बढ़ता है, जलवायु में परिवर्तन आता है, साथ ही साथ आधुनिक मानव होमोसेपियंस की उत्पत्ति होती है, और चित्रकारी और नक्काशी के प्रमाण मिलते हैं। तो चित्रकारी के प्रमाण मध्य प्रदेश रायसेन जिला भीमबेटका से मिलते हैं। इनकी खोज बाकड़कर ने की थी। 1 से 2 मीटर लंबे चित्र मिलते हैं। चित्र जो है गहरे लाल और हरे रंग के बनाए गए। ये चित्रकारी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। नक्काशी का प्रमाण उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, और इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी में लोहदा नाले में मिली अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति से मिलता है, जिसे कौशाम्बी संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हमने अभी पाषाण काल के अंतर्गत एक ही काल समझा, वो कौन सा? पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट चैप्टर में हम मध्य पाषाण काल की चर्चा करेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें कमेंट बॉक्स में हमारा फीडबैक दें। ठीक है, आप हमारे FB पेज को भी लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पेज को हमारे फॉलो कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं वो इसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।